डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस के बारे में चर्चा करेंगे। एंथैल्पी बहुत अच्छे से पढ़ लिया आपने। एंथैल्पी की परिभाषा क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन ऊर्जा का योग होता है, उसे एंथैल्पी कहते हैं। एक सामान्य सी परिभाषा ये होती है। क्या होता है? दाब आयतन ऊर्जा PV और आंतरिक ऊर्जा E का योग होता है, उसको एंथैल्पी कहते हैं। आज हम विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन की बात करेंगे। अब विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन कैसे हो गए? कोई भी प्रक्रम होता है, उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसको हम एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। अब जो प्रक्रम होता है उसको हम नाम देते हैं, उस नाम के अनुसार, उसके नेम के अनुसार उस एंथैल्पी का नाम रख देते हैं। अभिक्रिया के जो लाक्षणिक गुण होते हैं उनके आधार पर अभिक्रिया एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा को विभिन्न रूपों में जाना जाता है, अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे संवहन एंथैल्पी या संवहन ऊष्मा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। नाम से पता चल रहा है कुछ बन रहा है, कुछ बनने की जो एंथैल्पी होती है उसको संवहन एंथैल्पी या संवहन ऊष्मा कहते हैं। फॉर्मेशन, जैसे एलिमेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तत्व हैं उनसे कोई यौगिक बन रहा है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उदासीनीकरण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन की बात आती है, उदासीनीकरण की बात आती है, तो हम सीधे से आ जाते हैं किस पर? अम्ल और क्षार। एक अम्ल में दूसरा क्षार मिलाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, इसलिए इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसका नाम उदासीनीकरण एंथैल्पी दे देते हैं। जस्ट लाइक दीज टू एग्जाम्पल्स, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ एंथैल्पी, वेरियस नेम्स ऑफ एंथैल्पी। फॉर एग्जाम्पल, वाष्पीकरण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जल योजन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तनुकरण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, संक्रमण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। जिस भी एंथैल्पी में नाम जो लिखते हैं स्टार्टिंग में उससे पता चल जाता है। जैसे वाष्पीकरण एंथैल्पी मतलब वेपोराइजेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। जल योजन एंथैल्पी मतलब जल के अणु जुड़ेंगे। तनुकरण एंथैल्पी मतलब, तनुकरण क्या होता है? कोई भी पदार्थ का सॉल्यूशन बना हुआ और उसमें अपन पानी मिला दें या सॉल्वेंट और मिला दें तो वो डाइल्यूशन होता है, तनुकरण। तो उसमें एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? तनुकरण एंथैल्पी। संक्रमण एंथैल्पी, कुछ एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं। जैसे सल्फर के कई रूप हैं, एक सल्फर के रूप से दूसरे सल्फर के रूप में जाता है, दैट इज संक्रमण एंथैल्पी। आयनन, कोई आयनाइजेशन होता है, आयनीकरण होता है, इसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है एंथैल्पी। वेरियस नेम्स, वेरियस का मतलब विभिन्न प्रकार के। संवहन एंथैल्पी या संवहन ऊष्मा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। संवहन ऊष्मा को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। संवहन का मतलब निर्माण होना, बनना किसी चीज का। डेफिनेशन यदि अपन इसकी देते हैं तो अपन कहते हैं कि एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों की सहायता से बनाने में, एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों, अभी मैंने आपको बताया था ना, पदार्थ का मतलब यौगिक, अवयवी तत्वों की सहायता से बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन या पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन, एक ही बात है, अवशोषित या मुक्त ऊष्मा की मात्रा, अवशोषित भी हो सकती है और उसमें मुक्त भी हो सकती है, उस पदार्थ की संवहन एंथैल्पी कहलाती है। से कोई पदार्थ बना तो उस पदार्थ की बनने की एंथैल्पी या संवहन एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में अपने एक मोल पदार्थ बनने के लिए जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसकी बात की है, चाहे वो अवशोषित हो चाहे मुक्त हो। दूसरी चीज़ इसमें क्या किया डेफिनेशन में? डेफिनेशन से फॉर्मूले निकलते हैं, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनती है। दूसरी चीज़ क्या देते हैं? अवयवी तत्वों की सहायता से, वो किस किस तत्व से वो पदार्थ बना हुआ है, तो उसके अवयवी तत्वों से जब वो बनता है तभी हम उसको संवहन एंथैल्पी या संवहन ऊष्मा कहते हैं। ऐसे नहीं दो यौगिक दूसरे क्रिया कर रहे हैं और उनसे जब बन रहा है तब उसको अपन संवहन नाम नहीं देंगे। ओके, याद रखना क्या संवहन एंथैल्पी नाम कहाँ दिया जाता है। इसको हम डेल्टा HF, डेल्टा H, एंथैल्पी डेल्टा H हो गया एंथैल्पी परिवर्तन, और F लिख दिया मतलब फॉर्मेशन, निर्माण। संवहन मतलब निर्माण, बनना। यदि अभिकारक एवं उत्पाद 298 केल्विन 298 केल्विन दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक वायुमंडलीय दाब, जो भी अभिक्रियाओं की अपन बात करते हैं, एक वायुमंडलीय दाब मतलब अपना एटमॉस्फेयर का जो दाब, उसको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
तो एक इलेक्ट्रॉन दाब पर ले जाते हैं तो एंथैल्पी में परिवर्तन मानक संवहन एंथैल्पी या मानक संवहन ऊष्मा कहलाती है। मानक संवहन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मानक संवहन ऊष्मा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, तथा इसे डेल्टा HF ऊपर जो जीरो लगा रहता है ना, नोट बोलते हो आप आजकल, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, डेल्टा HF0 से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए अब आइए बात, हम एलिमेंट की बात कर रहे थे, तत्व की बात कर रहे थे, एलिमेंट से जो बनती है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेथेन बनने की। तो मेथेन की तो बनाने कई प्रोसेस है, बट नो, यदि मेथेन में क्या क्या कंपोजिशन होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। यदि हम कार्बन तात्विक फॉर्म, मतलब जिसमें कार्बन ही कार्बन और कुछ जुड़ा हुआ नहीं हो, उसको लेकर, दूसरा हाइड्रोजन तात्विक फॉर्म का मतलब वो मॉलिक्यूल के रूप में, तो मॉलिक्यूल के रूप में, और एटम के रूप में तो एटम के रूप में, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में था, तो वो फ्री जो है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेते हैं कार्बन एज ए ग्रेफाइट पूरा कार्बन होता है, और दूसरा लेते हैं हाइड्रोजन गैस। यहाँ में हमने लिखा C, नीचे लिखा ग्रेफाइट। थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज़ है, सॉलिड, लिक्विड या कोई चीज़ किससे ली है, वो नीचे ब्रैकेट में हम लिखते हैं। 2H2 के आगे गैस लिखा है ब्रैकेट में, CH4 के आगे गैस लिखा है ब्रैकेट में। तो ग्रेफाइट और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन से CH4 गैस बनती है। तो इस परिवर्तन में जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसको संवहन ऊष्मा या संवहन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। और ऊपर इसमें देखो जीरो लगा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोल दाब पर करते हैं, देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 74.18 किलो जूल पर मोल। एक मोल की बात की थी ना आपने, एक मोल के लिए कितनी चाहिए, 74.18 किलो जूल पर। अर्थात एक मोल गैसीय मीथेन को कार्बन तथा हाइड्रोजन द्वारा बनाने के लिए 298 केल्विन 298 केल्विन ताप पर, एक वायुमंडलीय दाब पर एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है, 74.18 किलो जूल होगा एक मोल के लिए, तभी उसको हम संवहन ऊष्मा बोलेंगे। यहाँ पे देखना, अच्छा थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज़ और है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है उसको पूर्णांक के रूप में व्यक्त करें, उसको फ्रैक्शन के रूप में भी लिखा जाता है। यहाँ पे नीचे देखिए एक रिएक्शन जिसमें HI का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ऊपर वाले में तो CH4 का था एक मॉलिक्यूल, इसमें HI का एक मॉलिक्यूल। अब HI का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो अपने को एक परमाणु तो हाइड्रोजन का चाहिएगा, एक परमाणु आयोडीन का चाहिए। हम इसको परमाणु के रूप में तो लिख नहीं सकते हाइड्रोजन और आयोडीन को, क्यों, क्योंकि परमाणु रूप में रहते नहीं हैं, ये आणविक फॉर्म में रहते हैं। तो हम एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2 गैस, इससे एक मोल, एक अणु बन रहा है ना, एक अणु तो एक मोल के लिए हो जाएगा HI गैस। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI एट स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा HFH0 इक्वल टू 25.94 किलो जूल। देन नेक्स्ट वन इक्वेशन और है, N2 गैस प्लस 5Y2O2 गैस, N2O5 गैस। N25 का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए 5Y2 ऑक्सीजन चाहिए, तो अपने इक्वेशन को इस रूप में लिख दिया, अपने को एक मॉलिक्यूल के लिए रिप्रेजेंट किया है। डेल्टा HF0 इक्वल टू -15.1 किलो जूल। फिर नीचे इक्वेशन लिखी है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस 2HCl गैस, HFH0 -184 किलो जूल। ये लिखा है तो एक मोल के लिए निकालेंगे अपन, दो मोल लिख दिया इसमें, इक्वेशन में बैलेंस नहीं किया, क्योंकि एक मोल के लिए जो होती है, एक मॉलिक्यूल के लिए जो होती है उसकी बात करते हैं। देन HI गैस एंड N2O5 गैस की समन उसमें क्रम से 25.94 एंड -15.1 किलो जूल प्रति मोल है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संबंध की ऊष्मा -184/2 -92 किलो जूल प्रति मोल। देखो लिखा आ गया ना नीचे। तो इक्वेशन को कैसे लिखना है अपने को, सबसे बड़ी चीज़ ये है, इक्वेशन को कैसे लिखना है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका एक मॉलिक्यूल दिखाएंगे अपन, उससे पहले रिएक्टेंट है उनके मॉलिक्यूल लिख देंगे, और उनमें उसमें जितना यूज होगा उसके अकॉर्डिंग हाफ 5/2 3/2 जो भी फ्रैक्शन है भिन्न के रूप में लिखेंगे। ओके, अब इसमें प्लस माइनस साइन की बात करेंगे। ये यौगिक जिनकी संवहन ऊष्मा का मान ऋणात्मक होता है, साइन लगा देना, किसी माइनस लगा देते हैं किसी में, दैट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक कंपाउंड।
वे यौगिक जिनकी समवन की उष्मा का मान ऋणात्मक होता है उसको एक्सोथर्मिक कंपाउंड कहते हैं। ये बात और ध्यान रखिए, उसको उष्माक्षेपी यौगिक अपन तो अभिक्रिया पढ़ते हैं, लेकिन जो बनता है अपने तत्वों से तो समवन उष्मा होगी, और समवन उष्मा मान यदि ऋणात्मक है तो उस पदार्थ को अपन उष्माक्षेपी यौगिक करेंगे, और जिस समवन उष्मा का मान धनात्मक होता है उसको उष्मा शोषी यौगिक करेंगे। अभिक्रिया के नाम के अकॉर्डिंग ही नाम है। यहाँ पे कुछ बहुत सारे जो हैं मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में बताया गया है, तो याद करने की इनको ज़रूरत नहीं है, इसकी कैपेसिटी तो याद कर भी सकते हो। इसके बाद यौगिक की एंथैल्पी या पूर्ण उष्मा, एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ ए कंपाउंड। अब यौगिक की एंथैल्पी या पूर्ण उष्मा की बात करें, नए नए नाम हैं अलग अलग, जो रिएक्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 10 नाम आ गए, 15 नाम डेफिनेशन, और ईजी वे में सब। 1 मोल लगाना है, स्टैंडर्ड करंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है, और क्या बताना है, और रिएक्शन लिखनी है, उसके अंदर एक अणु को दर्शाना है, पहले वाले से फ्रैक्शन में आए। तीसरी चीज़, तत्व जो होते हैं उनसे ही यौगिक को बनाते हुए दिखाना है। बस इतनी सी बातें हीट ऑफ फॉर्मेशन में। अब अपन बात करते हैं यौगिक की एंथैल्पी या पूर्ण उष्मा। निश्चित ताप दाब पर प्रत्येक यौगिक की पूर्ण उष्मा एक निश्चित मान होता है। निश्चित ताप दाब पर कोई भी यौगिक उसकी पूर्ण उष्मा हीट कंटेंट या एंथैल्पी जो उसका एक निश्चित मान होता है, परंतु उनके निरपेक्ष मान ज्ञात करना संभव नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ज्ञात की जा सकती, कंपेरिजन नहीं है। टेम्परेचर भी एब्सोल्यूटली नहीं ज्ञात किया, सारी चीज़ें कंपेरेटिवली हैं। पूर्ण उष्मा की तुलनात्मक मान ज्ञात किए जा सकते हैं, कंपेरेटिव मान। इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर मानक अवस्था तत्व में पूर्ण उष्मा के मान स्वेच्छा से शून्य माने जाते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय दाब पर मानक अवस्था में तत्वों की पूर्ण उष्मा के मान, तत्व जो होता है ना एलिमेंट, उसकी पूर्ण उष्मा मान 0 माना जाता है। ये याद रखना है आपको। तथा परोक्ष रूप से यौगिक की पूर्ण उष्मा की गणना की जाती है, या प्रत्येक रूप से हम यौगिक की उष्मा की गणना करते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट आगे करेंगे।